मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 10th का है ना, क्लास 10th का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। आज से हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में 5 चैप्टर तक है ना कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इस अर्थशास्त्र को शुरू करते हैं। इसके पहले वाले 3 वीडियो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है ना, तीनों वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। एक एक करके आपको सब कुछ वीडियो यहीं से मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट अर्थशास्त्र और यह चैप्टर 4 होगा। और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं का मतलब ये होता है ना, कि हम जो भी अपने दैनिक जीवन में कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, या उद्योग का कार्य हो, या आप बिजनेस का कार्य करते हो, या कृषि का कार्य करते हो, तो सारे के सारे पैसा आता कहाँ से है ना। तो ये पैसा आता कहाँ से, इसके बारे में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि यह भाई वित्तीय संस्था होता क्या है या किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे है ना कि वित्तीय संस्था क्या है और वित्तीय संस्था के अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं। साथ में ये भी पढ़ेंगे कि हमारे जो भी बैंक हैं, यह बैंक किसके नियम के द्वारा चलते हैं या चलाए जाते हैं, सभी कुछ इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आपके BTC जो किताब है, इस किताब का मुख्य भाग यहाँ पे जो आपको दिख रहा है रेड कलर से हम देख चुके हैं, ये सारा बुक से लिया गया है। आप वहाँ से बुक से भी मिला सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, वित्तीय संस्था के बारे में क्या बताया गया है, इसके बारे में। फिर अगर आप लिखना चाहेंगे कि वित्तीय संस्था किसे कहते हैं या क्या है, तो उसमें लिखने का भी हम प्रावधान लाए हैं। आप उसे लिख भी सकते हैं और लिख करके आप अपने एग्ज़ाम में है ना इससे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लाइन बाय लाइन करके एक एक करके पहले पढ़ कर सुना देते हैं, फिर वित्तीय संस्था किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों पर लिखा हुआ है कि हम देख चुके हैं कि मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें साख अथवा ऋण की ज़रूरत पड़ती है ना। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी मुद्रा नहीं है लेकिन हमको काम करना है। मुद्रा नहीं है फिर भी हमको काम करना है, तो उस काम को करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए हमें या तो साख की आवश्यकता पड़ेगी। साख का मतलब ये होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास। या किसी से ऋण की आवश्यकता पड़ेगी है ना, तभी हम अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर ये मान लीजिए कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये दीपक है ना। ये दोस्तों क्या है? दीपक है। एक मिनट दोस्तों ये क्या दीपक है? क्या दीपक है ना। और इस दीपक में ऐसे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? जल रहा है। तो इस दीपक को अगर हम खरीदने गए बाज़ार में, कहाँ खरीदने गए? बाज़ार में। तो दोस्तों अगर हम दीपक को बाज़ार में खरीदने गए, तो इस दीपक को खरीदने के लिए हमें चाहिए पैसा। अब मेरे पास पैसा तो है नहीं है ना। तो पैसा नहीं है, तो जहाँ से हम दीपक लेंगे तो उसको कहेंगे कि भाई इस दीपक को हमको दे दो, कल आएंगे तो हम आपको पैसा देंगे, तो वह व्यक्ति कहेगा ठीक है ले जाइए। तो वह व्यक्ति मुझे साख पर दे देगा, मुझे क्या विश्वास पर क्या करेगा? दीपक को देगा, और हम इस दीपक को लेकर के चले आएंगे और घर रख देंगे। अगर वो व्यक्ति हमारे साख पर दीपक नहीं दिया, कहेगा पहले के 2-3 बार रख ले बदल नहीं फिर तोरा दे दी का भाग जाएगा। कहेगा कि पहले के 2-3 बार लगला तो देवे ना, कहला फिर दे दी हैं, जा भगा तो रखना दे, हम भगा देगा। तब आएंगे कहेंगे तनी 10 रुपया देवा पैसा, तो ये कहेगा हम ब्याज पर देंगे है ना। कहेगा तो ये हमको पैसा दिए, क्या दिया? पैसा। तो हम इस 10 रुपया लेकर जाएंगे, जो दीपक बेचता है उसको देंगे,
तो उस दीपक को लेकर आएंगे। बोलिए, तो मेरी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा किया कि नहीं किया? तो वही मुद्रा है ना कहाँ से आता है, इसका कार्य क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक वित्तीय संस्था क्या है ये सब लिखे हुए हैं, सिर्फ पहले अभी समझिए। तो मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? साख या या ऋण की, साख या ऋण की। मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें साख की या ऋण की आवश्यकता पड़ती है। अगर दोस्तों क्या लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति राज्य के वित्तीय संस्थानों के द्वारा संपन्न होती है। मतलब रोजमर्रा यानी जो हम प्रतिदिन कार्य करते हैं और इस कार्य करने के दौरान हमारे जो पैसे की जो चाहिए वे पैसा कहाँ से आता है? तो वे पैसा है ना, वे पैसा राज्य के द्वारा वित्तीय संस्थान होता है ना, वहीं से आता है। हम जैसे मान लीजिए हमको तो पैसा चाहिए, तो पैसा तो आपके घर में है नहीं ना है, तो आप भी कहीं से ना कहीं से लाएंगे ना। तो आप जहाँ से लाएंगे वह राज्य वित्तीय संस्था, क्या कहलाएगा? राज्य वित्तीय संस्था। मेरा बात समझ नहीं है? और क्या हाँ है ना, आगे देखेंगे तो वह कहाँ से लाएगा दोस्तों? वित्तीय संस्था। कहाँ से लाएगा? आज के आर्थिक जीवन साख अथवा ऋण की भूमिका में महत्वपूर्ण हो गई है। आज का है ना आर्थिक जीवन है ना, वह साख अथवा ऋण की भूमिका में महत्वपूर्ण हो गई है। मतलब आज के जो हमारा आर्थिक जीवन है ना, वह आर्थिक जीवन दोनों पर निर्भर कर रहा है, या तो साख पर नहीं तो ऋण पर। बस दो चीज़ पर क्या कर रही है? निर्भर कर रही है। किसी भी आर्थिक क्रिया को संपन्न करने के लिए व्यक्ति विशेष चाहे वह कितना भी बड़ा साधन संपन्न क्यों ना हो, है ना, वह अपने उपलब्ध साधनों के माध्यम से अपने औद्योगिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। मतलब कोई व्यक्ति कतनो संपन्न व्यक्ति क्यों नहीं हो, सुखी व्यक्ति क्यों ना हो, अपनी है ना वह जो उसे सामान चाहिए है ना, जो साधन चाहिए, उस साधन की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता है। उसे किसी न किसी वित्तीय संस्थान की जरूरत पड़ती है। अब बिना वित्तीय संस्थान के वह व्यक्ति ना ही है ना आगे बढ़ सकता है, ना कोई दूसरा कार्य कर सकता है। भले वह व्यक्ति क्यों ना सुखी संपन्न क्यों नहीं हो, कतनो समृद्ध क्यों नहीं हो, उन्हें है ना लाइफ में मतलब वित्तीय संस्थान की आवश्यकता पड़ेगी। वित्तीय संस्थान की आवश्यकता पड़ेगी। स्वाभाविक रूप से ऐसे वित्तीय प्रबंधन के लिए उन्हें सरकारी अथवा अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थान पर निर्भर करना पड़ता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में अगर वह व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता है या व्यवसाय करना चाहता है या उद्योग लगाना चाहता है या उद्योग करना चाहता है ना, तो उसे कोई ना कोई या सरकारी वित्तीय संस्था हो या अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था हो, उसकी आवश्यकता निश्चित पड़ेगी। बात समझ नहीं है? कोई व्यक्ति है अगर उसे है ना चाहे वह व्यवसाय के रूप में काम करे, व्यवसाय के रूप में काम करे, या चाहे मतलब उद्योग लगाने के चक्कर में काम करे, उसे वित्तीय संस्थान की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब चाहे वित्तीय संस्था हो सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि वित्तीय संस्थाएं या तो सरकार द्वारा स्थापित संचालित होती है अथवा लोगों के सहयोग के सहभागिता के माध्यम से भी स्थापित होती है। अब वित्तीय संस्थान सरकार के द्वारा भी स्थापित होती है ना। वित्तीय संस्था सरकार के द्वारा भी क्या होती है? स्थापित होती है। और नहीं तो कुछ लोगों के सहयोग के माध्यम से इसको स्थापित किए जाते हैं। कहला ताकि हम उनसे पैसा लेकर के है ना अपने रोजगार को आगे बढ़ा सके। कोई दिक्कत है ना है? जिसे हम अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। मतलब अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था किसे कहते हैं? तो कहिएगा कि लोगों के सहयोग एवं सहभागिता के माध्यम से जो संस्थाएं स्थापित होती है उसे हम अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। कहेगा अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था क्या है? तो लोगों के माध्यम से
जो संस्थाएं स्थापित होती है ना, उसे हम अर्ध है ना सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। जो सरकार के द्वारा है ना, जो सरकार के द्वारा वित्तीय संस्थाएं संस्थापित होती है या स्थापित होती है, तो ऐसे संस्थाओं को है ना सरकारी वित्तीय संस्था कहा जाता है। अब आपके मन में बात आता होगा कि क्या सर जी वित्तीय संस्था वित्तीय रट लगाए हुए हैं, ये वित्तीय संस्था क्या होता है? एग्जाम में एकदम इतना लिखना पड़ेगा? ना बाबू, इतना लिखना नहीं पड़ेगा, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। वित्तीय संस्था किसे कहते हैं या क्या है आप समझ गए कि बिना वित्तीय संस्था के आप न औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और ना ही व्यवसायिक क्षेत्र में और ना ही कोई अपने कृषि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आपको ज़रूरत पड़ेगी, बस इसको यहीं से इतना ही याद रखेंगे। क्या इतना समझ में आया? अब आपके मन में हलचल मचा होगा कि भाई वित्तीय संस्था है क्या। अर्ध मतलब आधा उसमें सरकार की सहभागिता हो और जनता की सहयोग से जो संस्था स्थापित किए जाते हैं ना, उसे अर्ध है ना वित्तीय संस्था, अर्ध है ना अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कहा जाता है। आगे सबके डिटेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अर्ध वित्तीय संस्था क्या है, सरकारी वित्तीय संस्था क्या है, सब आगे हम लोग इसी डिटेल बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं दोस्तों कि वित्तीय संस्था क्या है। अब दोस्तों आपको एग्जाम में मात्र इतना ही लिखना है। आपके एग्जाम में पूछेगा वित्तीय संस्था कितना है, तो ये जितना हम कल्ला में लिखे ना उतना ही आपको लिखना है। बाकी नीचे वाला हम समझने के लिए लिखे हैं ताकि आपको पूरी समझ में आ जाए। समझ में आया ना। अब वित्तीय संस्था क्या है, वित्तीय संस्था क्या है, यानी वित्तीय संस्था का आप उद्देश्य समझ लिए कि यह क्या है, कि इसके बिना हम कोई रोजगार है ना नहीं कर सकते हैं, नहीं उद्योग लगा सकते हैं और ना ही कोई कृषि कार्य कर सकते हैं। मतलब इसका सहयोग चाहिए, हमारा सहयोग, मेरे मोबाइल का सहयोग। वित्तीय संस्था किसका? अब वित्तीय संस्था कहते किसे हैं इसको जानेंगे। तो दोस्तों वित्तीय संस्थाएं मौद्रिक क्षेत्र में देश अथवा राज्य की ऐसी संस्था को कहते हैं जो लोगों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु साख अथवा मुद्रा संबंधी कार्य को संपादन करती है। मतलब वित्तीय संस्था मौद्रिक क्षेत्र में, मौद्रिक मतलब पैसा, मुद्रा, मौद्रिक मतलब मुद्रा के क्षेत्र में काम करती है, मुद्रा के क्षेत्र में काम करती है और उन लोगों की आवश्यकता पूर्ति करती है जिन लोगों की मुद्रा की आवश्यकता होती है, जिन लोगों की मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो यह वित्तीय संस्था या तो मुद्रा देकर पूरा करती है, नहीं तो साख देकर के है ना उसके कार्य को पूरा करती है। समझ में आया कि नहीं है? मतलब यह जो है वित्तीय संस्था क्या करती है, मतलब हमारा मान लीजिए कोई संस्था का मतलब होता है दोस्तों है ना, मतलब एक प्रकार का कोई, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पढ़ने आए हैं तो एक संस्था है कि नहीं है, मतलब जहाँ इकट्ठा हम लोग हो जाए, जहाँ स्वतंत्र रूप से इकट्ठा हो जाए, किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, वहाँ काम आसानी से हो जाए, फिर कल होकर जाए वहाँ फिर काम हो जाए, तो ऐसे जगह को संस्था क्या कहते हैं? संस्था। अब बताइए एक हम बात पूछते हैं। अब मान लीजिए कि आज हम वित्तीय, जैसे मान लीजिए आज हम कोई संस्था यहाँ पे लगा दिए ना, मान लीजिए कि आज हम यहाँ पे कोई संस्था लगा दिए, यहाँ कार्य कर दिए, यहाँ पे कार्य कर दिए, यहाँ पे कार्य कर दिया ना, यहाँ पे संस्था लगा दिए, आप कल होकर यहाँ संस्था लगा दिए, आप परसों होकर यहाँ लगा दिए। अब मान लीजिए मंजाए आएंगे वित्तीय हमारे पास है ना, मान लीजिए हम बैंक के आदमी हैं और कहेंगे कि सर कुछ पैसा वैसा तो नहीं मदद कीजिए, तो हमको बिजनेस करना है। हम कहें ठीक है बाबू कागज़ पत्र लेकर आओ। अभी कागज़ पत्र लेकर आएंगे, यहाँ लेकर आज हमसे यहाँ भेंट किए, अब पता चलेगा कल एक बार आया है ना, कहे तू कहाँ से यहाँ अपना दुकान लगा दिए रे, मारा और से हमको यहाँ से भगा दिया। अब भगा दिया तो हम डर के मर जाकर फिर यहाँ अपना बिजनेस कर दिए। अब मंजाए आएगा तो यहाँ खोजेगा, अब पूछेगा वो कल का दुकानवा कहाँ चला गया, कल का उस संस्था था कहाँ चला गया, वो कहाँ था, कहता हम कहाँ जाने, इनको भी नहीं पता, इनको नहीं पता, ये भी तंग होकर जाकर घरे बैठ जाएंगे। किसी दिन बरियात जाते हैं तले हम मिल जाते हैं, इनको बरियात में मिल जाते हैं, तब कहेंगे अच्छा आप ही हैं ना, अरे दुकान अपना कहाँ लगा रहे हैं, दुकान अपना कहाँ लगा रहे हैं, तो हम कहेंगे वहाँ तो नहीं मार और दिया, तो हम भाग कर जाकर दूसरा लगा लिए, तो जगह बताइए। तो इनको हम जगह बता दिए कि यहाँ से साफ सीधा जाइएगा, साफ सीधा जाने के बाद में आपको साफ जब 10 किलोमीटर जाइएगा तब बाएं घूम जाइएगा सीधे,
अब बाएं घूम लीजिए। अब पहले हम यहीं पे संस्था काम कर रहे थे, अब इनको हम बता दिए, कल होकर अपना फिर डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ पहुँचते हैं तो ले पता लगता है वहाँ इतना जोर से मारपीट हुआ कि वहाँ से हम भाग चले हैं। अब यहाँ ही पहुँचते हैं कागज़ पत्र लेकर के, तो पूछते हैं तो इनके बिना काम के इनको बोझा मिल जाता है। अब बोझा मिल गया तो ये बेचारा क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, कहेंगे अब इनके चक्कर में हम नहीं। तो क्या इनकी काम हुआ? नहीं हुआ। तो सही से काम करने के लिए जो संस्था बैठा जाते हैं, जहाँ किसी प्रकार के दिक्कत नहीं हो, आप आसानी से काम कर लें, तो वह स्थान संस्था क्या कहलाता है? संस्था क्या कहलाएगा? संस्था। तो जहाँ पे लेन देन का कार्य हो उसे वित्तीय संस्था क्या कहते हैं? दोस्तों अभी जो हम समझाए हैं उस सिर्फ संस्था के बारे में समझाए, किसके बारे में समझाए? संस्था के बारे में। यानी अगर कोई अस्थायी जगह नहीं होगा तो क्या कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता। आप लोग तबाह नहीं हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ आज पढ़ लिए है ना, कल मान लीजिए कल हम गाँव में पढ़ा दें, परसों पिपरा पढ़ा दें, परसों डुमरी पढ़ा दें, उसके बाद सेमरा पढ़ा दें। आप कहिएगा शहर का ना ठीक है ना हम लोग का ठीक है, क्या आपकी पढ़ाई पूरी हो पाएगी? नहीं ना हो पाएगी। तो पूरी नहीं हो पाई, आप तंग भी हो गए। तो तंग नहीं हो, अब पढ़ाई भी पूरा हो, इसके लिए एक जगह बनाते हैं, जिस जगह को संस्था क्या कहते हैं? संस्था। बात समझ नहीं है? आगे ना, तो चलिए आप क्या लिखेंगे, कहेगा वित्तीय संस्था किसे कहते हैं, तो कहिएगा वित्तीय संस्था मौद्रिक क्षेत्र में देश अथवा राज्य की ऐसी संस्थाओं को कहते हैं जो लोगों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु साख अथवा मुद्रा संबंधी कार्य को संपादन करती है। यानी आपकी वह क्या करती है? सारे कार्य को संपादन करने के लिए क्या रहेगी? तैयार। कौन तैयार रहेगी? वित्तीय संस्था। वित्तीय संस्था लिखा जाएगा ना एग्जाम में किसे कहते हैं, तो आप इतना ही लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना है? समझ में गया सबको? आगे चले। अब इसको थोड़ा आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब वित्तीय संस्था के द्वारा है ना कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे आर्थिक कार्यों के लिए मौद्रिक प्रबंधन किया जाता है। मतलब वित्तीय संस्थान के द्वारा आप कौन कौन से कार्य का प्रबंधन कर सकते हैं? तो कृषि कार्य का भी प्रबंधन कर सकते हैं, आप उद्योग का भी कर सकते हैं, व्यापार का भी कर सकते हैं। मतलब वैसे कार्य जहाँ पैसे की लेन देन की बात हो, वैसे कार्य वित्तीय संस्था से आप कर सकते हैं। आ रहा है कि नहीं रहा है? आ रहा है ना? ये संस्थाएं समाज के आर्थिक विकास के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप आपातकालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान करती है। मतलब ये ऐसी संस्था है जो समाज में आर्थिक विकास की आवश्यकता के लिए, मतलब जिसको आगे बढ़ना है, उनके पास पैसा नहीं है और वे चाहते हैं कि हम बिजनेस करें, तो उनकी यह हेल्प करती है, उनकी वह हेल्प करती है। तो यह हेल्प अल्पकालीन भी करती है, अल्पकालीन के मतलब थोड़े समय के लिए है ना, मध्यकालीन मतलब कुछ समय के लिए, और दीर्घकालीन लंबे समय के लिए भी हेल्प करती है। कौन हेल्प करती है? तो एक प्रकार से ठीक ठाक है कि नहीं है? चलिए, किसी भी आर्थिक या व्यवसायिक कार्य के संपादन के लिए रुपए पैसे की आवश्यकता होती है ना। मतलब किसी भी आर्थिक और व्यवसायिक क्षेत्र के कार्य के लिए अगर पैसे की आवश्यकता होती है, तब यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हमसे कहाँ से? हाँ, किसी भी उद्यमी या किसी भी, ध्यान देंगे, किसी भी उद्यमी के पास इतना अधिक आर्थिक साधन नहीं होते हैं कि वे अपने बलबूते पर अपने व्यवसाय को चला सके। किसी भी उद्यमी का मतलब जो उद्योग कार्य करने के लिए प्रेरित हो, है ना, या ऐसे कोई व्यक्ति जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा पैसा रखा हो और अपना बिजनेस करे, ऐसा कोई नहीं है जो अपने बलबूते कर सकते हैं। बलबूते नहीं कर सकते हैं। कोई कितना बड़ा संपन्न होगा तो उसे वित्तीय संस्थान की आवश्यकता पड़ेगी, और वित्तीय संस्था आवश्यकता क्या करती है? मदद करती है। तो एक प्रकार से मान लीजिए अगर वित्तीय संस्था मदद कर रही है तो इस तरह से समाज का विकास हो रहा है, तो साथ साथ राज्य का भी विकास हो रहा है, और जब राज्य का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। तो बोलिए ये अच्छा है खराब है? अच्छा है। यानी यह हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। अब मान लीजिए जो फैक्ट्री में सूती कपड़ा बनता है और विदेश से आएगा तो भाई उसका पैसा विदेश से ना जाएगा, तो वहाँ विदेश ना विकास करेगा, हम लोग तो विकास नहीं करेंगे। लेकिन अगर विदेश का फैक्ट्री, अगर अपने देश का फैक्ट्री रहेगा
है ना। देश के फैक्ट्री अगर से कपड़ा उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उस कपड़ा को अगर हम पहने तो वह पैसा अपना देश में रहेगा। तो वह पैसा जब हमारे देश में रहेगा तो वह फैक्ट्री वाला, है ना, वह उद्योगपति क्या करेगा, हमारे कपड़ा को प्रोडक्शन करेगा और कपड़ा को सेल करेगा, तो कपड़ा हम लोग पहनेंगे, अब पैसा उस फैक्ट्री वाले को देंगे। तो इसके माध्यम से, है ना, सरकार उस फैक्ट्री से टैक्स लेती है। क्या लेती है? टैक्स। तो जब वह उद्योगपति लड़की जब वह उद्योगपति जब सामान सेल करेगी तो हम पैसा देंगे। तो पैसा जब उद्योगपति के पास जाएगा तो वह उद्योगपति उसी जो सेल किए हुए जो पैसे आएगा उसी पैसे में से हमारे सरकार को, है ना, टैक्स देगी। क्या दी? टैक्स। और जब हमारे सरकार के खजाने में टैक्स जमा होगा तो वह टैक्स हम लोगों के, है ना, रोड बनाने में, है ना, परिवहन में, शिक्षण संस्थान में, अस्पताल में इत्यादि में काम में आएगा। क्या आएगा? काम आएगा। अब जब काम आएगा तो अगर हमें किसी प्रकार की समस्या होगी, रोड ठीक होगा, सड़क ठीक होगा, तो तुरंत हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर अपने शहर में हॉस्पिटल है तो हम जल्दी, है ना, बीमारग्रस्त नहीं होंगे, मेरी तबीयत खराब नहीं होगी, तुरंत ठीक हो जाएंगे। तो बोलिए विकास में काम आ रहा है कि ना आ रहा है? अब यह अगर प्रोडक्शन विदेश में हो तो भाई पैसा तो विदेश वाला लेगा, तो क्या सरकार को पूरी टैक्स दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो नहीं दे पाएगा, सब टैक्स तो वो रखेगा, तो अपने देश का ना विकास करेगा, वो तो अपने देश का विकास करेगा। तो एक प्रकार से वित्तीय संस्था हमारे विकास में कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है? एकदम कर रही है। आज हमारा रोड सही होगा, विद्यालय सही होगा, है ना, हॉस्पिटल सही होगा, गांव के लोग सही होंगे, तो हम लोग अमेरिका से भी बहुत आगे जाएंगे कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है, ऐसी परिस्थिति में वित्तीय संस्थाएं उनके लिए, है ना, उनकी आवश्यकताओं की मांग अनुरूप वित्तीय साधन का उपलब्ध कराती है। मतलब जिस प्रकार की परिस्थिति हो उस प्रकार के यह वित्तीय संस्था साधन को उपलब्ध कराती है। यानी पूछेगा वित्तीय संस्था किसे कहते हैं, तो आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, बस मात्र इतना ही लिखना है, इतना ही। अगर आपको ये सारी बातें, है ना, स्पष्ट हो गई होगी तो इसमें से आप लिख सकते हैं कि यह वित्तीय संस्थान के द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे आर्थिक कार्यों के लिए मौद्रिक प्रबंधन किया जाता है, भी लिख सकते हैं, है ना। आपको अगर मर्जी करते लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ना है? इतना तक आगे समझ में सबको। अब आगे चलते हैं। अब बताएं सरकारी वित्तीय संस्था क्या है? सरकारी वित्तीय संस्था क्या है ना। तो सरकार के द्वारा स्थापित वित्तीय संस्था को सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। मतलब जिसमें जिस संस्था को, है ना, जिस संस्था को मतलब हमारे सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं, सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं, तो उसको सरकारी वित्तीय संस्था कहेंगे। उसमें हमारी जनता की कोई, है ना, भूमिका मतलब सहयोग नहीं होगा। मतलब जनता के सहयोग से तो चलबे करेगा। हमारे सरकार अगर खोल ले अपने जगह तो चलेगा वो, है ना। यानी उसकी देख रेख सरकार के हाथ में होती है, ठीक है ना। तो लिखिएगा सरकार के द्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाओं को सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। अभी वित्तीय संस्था कौन कौन है तो देखेंगे, कहाँ कहाँ से हम लोग पैसा या साख प्राप्त करते हैं। तो आपको पता होगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक मिनट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक इत्यादि, ये सारे के सारे, है ना, यह सरकारी वित्तीय संस्था है। अब बोलिए इन बैंक में आप लोग क्या करते हैं? आप लोगों को माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा साइकिल राशि, है ना, छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि, बोलिए क्या आपके हाथों में मिलता है? हमारे मुख्यमंत्री साहब के द्वारा पैसे को ट्रांसफर आपके इस सेंट्रल बैंक SBI बैंक में किया जाता है, और करने के बाद में वो डायरेक्ट हमारे हाथों में आता है पैसा। आज हम लोग के हाथों में पैसा आता है ना, तो हम लोग जाते हैं मार्केट में, हमारी जो लड़की लोग है मार्केट में जाती है ना, तो सरकार देती है किताब खरीदने के लिए। अब ये लोग जाएगा, है ना, तो कहेगा ना कि पापा जी इनमें 400 रुपया और कम है,
ये सब बड़ी होशियार होती है, अपना पैसा नहीं खर्चा करती है। पापा जी से ये कहेगी, अगर कहेगी पापा जी 300 रुपया कम है और दीजिए ना, तो नहीं वो कपड़ा खरीदना है। अब पापा जी कहेंगे 300 रुपया भी नहीं है, तो पता क्या कहती है, मेरे पास है लगा ले, बाद में दे दीजिएगा। लेकिन ये नहीं कहेगी कि ठीक है हम अपना लगा लेते, कहेगी मेरे पास है लगा ले, अब दे दीजिएगा। अब पापा जी अगर तो कहेंगे ना नहीं देंगे, तो वो कपड़ा नहीं खरीदाएगा। अगर कह दे कि हाँ दे देंगे तब तो लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग 300 के जगह पे, ये लोग 300 के जगह पे 600, इसीलिए लड़की से बड़ी होशियार होती है। भगवान ठीक किए कि इन लोगों में है ना हीमोग्लोबिन की मात्रा कम कर दी है और ब्लड की मात्रा कम कर दी है। यानी पुरुषों में ब्लड 5.5 लीटर, तो इनमें पाया जाता है 5 लीटर। तो ठीक किए, इससे बड़ी होशियार होती है, होती है। तो सरकार के द्वारा जब पैसा आता है क्या आपके हाथ में आता है? बैंक में। कहाँ आता है? बैंक। अब सुनिए, ये जितने भी हम बैंक का नाम वो रखे हैं, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब किसके इशारे पर चलता है? किसके? सरकार के, है ना, किसके कथन पर चलता है, किसके नियम पर चलता है? तो दोस्तों जितने भी सारे हम बैंक बोले हैं, इस सारे बैंक है ना आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के नियम कानून पर चलती है, नियम कानून पर चलती है। आई जितने भी सारे हम नाम देख बताए, स्टेट बैंक है ना, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये सारे बैंक को वाणिज्य बैंक कहा जाता है। वाणिज्य बैंक, वाणिज्य बैंक के मतलब जहाँ तुमको पैसा मिले। क्या मिले? पैसा। क्या आपको आरबीआई में पैसा मिलता है? कभी कोई आरबीआई बैंक में जाकर पैसा निकाला है? तो ये सारे के सारे है ना वाणिज्य बैंक है, और इसको कंट्रोल करने का काम आरबीआई को है। यानी आरबीआई का काम है ना सारे बैंकों को कंट्रोल करना, चलवाना, नियम नीति कानून बनाना, और उस कानून पर सारे बैंक का कार्य को संपादन कराना। यानी यह आरबीआई का कार्य है। किसका कार्य है? आरबीआई का। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यह आरबीआई है ना हमारे जो बैंक हैं, मतलब सारे बैंकों को जो नियम बताएंगे वह बैंक वैसा ही कार्य करेंगे। अपने मनमाना करेंगे, आरबीआई कहेगा सुन रहे, सुन तो कहेगा, जैसे एसबीआई अपना नियम बना लेगा। आरबीआई का नियम ही है कि सारे जनता को पैसा है ना समय पे देना है। एसबीआई कहेगा हमारा नियम है रात में पैसा देने का। आरबीआई कहेगा अरे एसबीआई है सुन में तो नहीं रे, वो कहेगा तू कौन नियम बना दिया रे रात में पैसा देने का, चल तू हट, जैसे पासा काट देगा, भाग हटा देगा। यानी जो इसके नियम पर नहीं चला भाई उनका कल्याण है, उनका कल्याण है। तो आपसे पूछा जाएगा सारे बैंक किसके दिशा निर्देश पर कार्य करती है? तो आरबीआई। और अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास। कौन है? शशिकांत दास। और आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण दोस्तों है ना हमारे देश के आज़ादी के 2 साल बाद में हुआ। यानी हमारी देश की आज़ादी 1947 में मिला, और भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण है ना यस 1949 में हुआ। 1949 में आपसे पूछा जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो कहिएगा 1949 में। 1949 भारतीय रिजर्व बैंक की है ना गवर्नर अभी कौन है? तो शशिकांत दास। शशिकांत दास। इस शशिकांत दास के पहले भारत के रिजर्व बैंक के है ना गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल। मेरी बात समझ में आ रहा कि ना रहा है? अभी आप कहिएगा सर ये आरबीआई कहाँ से घुस गया अंदर? बा तो आरबीआई घुसा नहीं है। आरबीआई एक प्रकार से है ना बैठ कर बना अपना संस्था बनाकर बैठा है और सारे को संचालन करा रहा है। तो आरबीआई सारे कार्य आरबीआई से आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वह विश्व बैंक से लेकर आता है। अब चलिए ध्यान से आपसे पूछा जाएगा लड़का, एक मिनट तो आरबीआई हो गया। अब ये आरबीआई का है ना और सारे देख रेख भी होते हैं, और सारे क्या होते हैं? देख रेख होते हैं। जैसे हम बताते हैं कि कुछ ऐसे
प्रावधान है, जैसे हो गया आपका नोट हो गया जो खराब हो नष्ट होने लायक है तो उसको समाप्त करना है ना, उसको फिर लायक बनाना, ऐसे कार्य भी है ना आरबीआई करते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो कहिएगा मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। और सीधे कहेगा भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली। भारत की राजधानी पूछेगी तो नई दिल्ली, अगर उसी में लगा दिए कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई। तो आपको इतना बात समझ में आया कि नहीं आया कि सरकारी वित्तीय संस्था क्या है, समझ में आया? अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था क्या है, तो कहिएगा कि ऐसी वित्तीय संस्था जो सरकार के केंद्रीय बैंक के निर्देशन में उनके द्वारा स्थापित मापदंड पर समाज के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसे हम अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। मतलब ऐसी संस्था जो केंद्रीय बैंक भी है ना आरबीआई को ही कहते हैं। केंद्रीय बैंक ही किसको कहते हैं, आरबीआई को ही कहते हैं। उसके मापदंड पर कार्य करती है। वे बैंक जो केंद्रीय बैंक के है ना मापदंड पर कार्य करें। मापदंड का मतलब ये होता है कि उसके द्वारा एक नियम कानून बनाया गया है, उसके अनुसार कार्य करती है और समाज के लोगों की सेवा करती है, मदद करती है। तो ऐसे संस्था को अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्रामीण बैंक। कौन हो जाएंगे, ग्रामीण बैंक है ना, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक। ये सब के सब क्या हैं, लोगों की सहायता करती है। लोग क्या करती है, समाज में लोग क्या करती है, सहायता करती है। और ये सारे बैंक जो हम बोले हैं ना है ना कि ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक, ये सब किसके निर्देशन में कार्य करती है, आरबीआई। केंद्रीय बैंक किसको कहा गया है, आरबीआई को। किसको कहा गया, आरबीआई को। अब आपसे हम प्रश्न पूछे, हम लोग की वित्तीय राजधानी कहाँ है, मुंबई। भारत में रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ, वर्तमान है ना आरबीआई के गवर्नर कौन है, शशिकांत दास। इसके पहले कौन थे, उर्जित पटेल। तो एग्जाम में इतना डिटेल नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा कि वर्तमान में भारतीय है ना रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, ये पूछ सकता है। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दिए हैं ताकि आपको याद रहे। उर्जित पटेल हमारे देश की आज़ादी के कितने साल बाद भारतीय राष्ट्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ, 2 साल बाद। आपसे पूछा जाएगा कोई दो सरकारी वित्तीय संस्था के नाम बताइए, तो कथी बताएंगे, एसबीआई और सीबीआई। ये सारे बैंक किसके दिशा निर्देश पर कार्य करती है, आरबीआई के। किसके, आरबीआई के, केंद्रीय बैंक। और जो अर्ध सरकारी बैंक है ये भी किसके दिशा निर्देश पर कार्य करती है, यानी एक प्रकार से है ना आरबीआई बीच में बैठा हुआ है और चारों ओर से सब बैंक का कंट्रोलिंग पावर कंट्रोल कर रही है। हाँ, ओके, समझा गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे हम लोग। अब दोस्तों है कि वित्तीय संस्था कितने प्रकार के होते हैं भाई, अब इसको भी जानना जरूरी है। वित्तीय संस्था के बारे में जान गए तो ये अब कितने प्रकार के होते हैं, तो कहिएगा दोस्तों कि वित्तीय संस्था 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2। अब इसको थोड़ा आप लोग सावधानी से सुनिएगा है ना, थोड़ा इसमें है ना अगर आप सही से सुनिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस एक बार में हो जाएगा, यानी आप एक बार में कन्फर्म हो जाएंगे। वित्तीय संस्था जो दोस्तों है वह 2 प्रकार, कितने प्रकार की, 2। वह 2 प्रकार की होती है। पहला का नाम है राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, पहला का नाम है राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, और दूसरा का नाम है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था, ये दोनों का मतलब समझ गए हैं कि जो वित्तीय संस्था देश है ना, यानी हमारे देश, राष्ट्र मतलब देश है ना, राष्ट्र स्तर पर कार्य करे,
देश स्तर पर कार्य करे उसे राष्ट्रीय कहेंगे, और जो राज्य स्तर पर करेगा उसे क्या कहेंगे? राज्य स्तरीय। क्या कहेंगे? राज्य स्तरीय। तो आपसे पूछा जाएगा कि वित्तीय संस्था कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला बोलेंगे एक मिनट, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, और 2 में राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। अब चलिए राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों कहिएगा कि ऐसी वित्तीय संस्था जो देश के लिए वित्तीय और साथ में नीति का निर्देशन करती है, राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्य को संपादन करती है, उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। मतलब कि वे संस्था है ना जो देश के वित्तीय के साथ साथ नीति का भी निर्धारण करे, वित्तीय के साथ साथ नीति का भी निर्धारण करे। नीति मतलब नियम, नीति मतलब नियम का निर्धारण करे एवं निर्देशन करती है, निर्देशित भी करती है। राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन कार्य संपादित करती है, राष्ट्रीय स्तर पर यानी देश स्तर पर है ना। वित्त प्रबंधन के कार्य को क्या करती है? संपादित करती है। तो ऐसे संस्था को राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहा जाता है।